हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का यहाँ पे अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे या कौन कौन से डिवाइसेस या मॉडिफिकेशन एक फ्लावर के अंदर होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, और सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर पाता है। उसके पहली वाली क्लास हम लोगों ने सेल पॉलिनेशन के लिए फ्लावर के अंदर क्या क्या डिवाइसेस हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हैं, वो देखा, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमें समझना है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन और सेल पॉलिनेशन दोनों की, है ना। हम स्टार्ट करेंगे विद द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इसे ऐसा समझते हैं कि मान लो एक प्लांट है ना, उस प्लांट के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एकदम बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। और हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, आपको पता है, वो एक किसी ना किसी जीन की हेल्प से शो हो रही होती है। इसका मतलब इस प्लांट में के अंदर प्रेजेंट सभी जीन के कॉम्बिनेशन से, सभी जीन से हम खुश हैं, ठीक है, प्लांट भी खुश है। और हम नहीं चाहते कि अब इसका जो जीन पूल है, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, वो चेंज हो। तो हम कोशिश करेंगे कि बाहर से आने वाले किसी भी दूसरे जीन से इसको बचा के रखने के लिए, है ना। तो जीन, नया जीन या बाहर से जीन कैसे आ सकता है? वाया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। और अगर सेल पॉलिनेशन हो रहा है तो बाहर का कोई जीन आने का ही नहीं है, उसी के ही जीन, यानी सेल पॉलिनेशन में वही पूरा प्लांट, एक ही प्लांट इन्वॉल्व है ना, तो कुछ भी नया बाहर से जीन आने की चांस ही नहीं मिल रहा है इसमें। तो कभी भी अगर ऐसा प्लांट हो, ठीक है, जहां पे उसके इनहेरेंट कैरेक्टर, खुद के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो हमें फिर जरूरत नहीं है किसी नए कैरेक्टर को उसमें इंट्रोड्यूस करवाने की। तब सबसे प्रेफरेबल, सबसे फेवरेबल जो पॉलिनेशन माना जाता है वो सेल पॉलिनेशन को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू फिर वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक। तो यहां पे हम पहला एडवांटेज क्या लिख सकते हैं कि इट हेल्प इन यूनिफॉर्मिटी of characters, ठीक है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग लिखें तो ज्यादा सही रहेगा ना। इट हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैरेक्टर, यानी सभी कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन सेम रहते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी of characters ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसका फायदा हमें तब मिलेगा जब किसी प्लांट के सभी कैरेक्टर्स एकदम सेटिस्फाइंग हो, एकदम फेवरेबल हो, है ना। अब दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आएगा, तो दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करें। अब क्योंकि आपने जेनेटिक्स अभी ना पूरी जेनेटिक्स पढ़ी नहीं है, तो आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि सपोज करो कोई एक जीन है ए, ठीक है, जीन है ए। तो इस जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इसी जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक को लिखा जाता है कैपिटल ए
ठीक है, एक को लिखा जाता है कैपिटल ए। ये जो कैपिटल ए वाला फॉर्म है ये प्रोड्यूस करता है कोई एक फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, और वो एंजाइम फिर किसी एक रिएक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है, और उस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होगा वो एक ऐसा केमिकल होगा, ऐसा प्रोटीन होगा जिसकी हेल्प से हमारे बॉडी में कैरेक्टर, कोई इस जीन से एसोसिएटेड कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो ए एक जीन है, उस जीन का एक फॉर्म है कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए वो फॉर्म होगा जो प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम, और इस एंजाइम की हेल्प से एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, और उस बायोकेमिकल रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट से कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है। ठीक, और वो कैरेक्टर जो कि इस जीन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक, इसी जीन का एक फॉर्म और होता है जिसे हम कैपिटल ए के जैसे डिनोट कर देते हैं, सॉरी स्मॉल ए के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल ए जो होता है वो यूजुअली कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। ठीक, प्रोड्यूसेस नो एंजाइम, कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारे अंदर एक जीन के दो फॉर्म में, मतलब डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। समझिएगा, मैं बता देता हूं आपको। तो अब ये जिसे हम कैपिटल ए या स्मॉल ए बोल रहे हैं ना, जिसे हम कैपिटल ए और स्मॉल ए बोल रहे हैं, ये दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सेम जीन, ये दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सेम जीन, दे आर रिफर्ड टू एज अलील्स। ठीक है, इनको हम रिफर करते हैं एज अलील्स। थोड़ी जेनेटिक्स भी यहां पे समझनी पड़ रही है, अच्छी है, आगे के लिए हमें हेल्प ही करेगी ये चीज। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सेम जीन, एक कैपिटल और एक स्मॉल। कैपिटल वाले से एंजाइम बनता है और कैरेक्टरिस्टिक आता है, स्मॉल ए से एंजाइम नहीं बनता और कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता है। ठीक, ये सेम जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग क्या टर्म देते हैं? अलील्स। अलील्स को समझ ऑल्टरनेट फॉर्म्स, दो डिफरेंट फॉर्म्स हो गए यहां पे, है ना। अब समझिएगा यहां पर कि एक और टर्म मैं आपको अभी यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, वो टर्म होता है जीनोटाइप। ठीक है, वो टर्म क्या होता है? जीनोटाइप। जीनोटाइप का मीनिंग होता है, अगर मैं बहुत सिंपली बोलूं तो इसका मीनिंग होता है मेकअप ऑफ ए जीन। ठीक है, मेकअप ऑफ ए जीन। जीनोटाइप का मीनिंग क्या होता है? मेकअप ऑफ ए जीन, एक जीन का मेकअप, है ना, कंस्टिट्यूएंट। और याद रखिए, हमारे बॉडी में जितने भी डिप्लॉइड सेल हैं, ना, हम सभी डिप्लॉइड हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने भी डिप्लॉइड सेल हैं उसमें एक जीनोटाइप में दो अलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइए देखें, तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो इन अ जीनोटाइप how many alleles are present? Two alleles are present for a gene. ठीक है, एक जीन के जीनोटाइप में दो अलील प्रेजेंट होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, एक जीन के जीनोटाइप में दो अलील प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है जीन ए, है ना, अगर मेरे पास है जीन ए, तो इसके दो अलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो कितने तरह के कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं? तो जीन ए के लिए या कोई भी एक जीन के लिए हमारे पास तीन तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि नहीं? दो दो अलील के तीन तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो दो अलील के तीन तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक तो दोनों कैपिटल हो जाएं, है ना, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों स्मॉल वाले आ जाएं, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक कैपिटल आए और एक स्मॉल आए। तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप इज पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द जीन, यानी दोनों ही कैपिटल वाले आए, दोनों ही स्मॉल वाले आए, या एक कैपिटल और एक स्मॉल आए। क्लियर हो रहा है क्या इतना? तो अब थोड़ा इधर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अभी चीजों को मैं बहुत
मतलब सिंपल तरीके से आपको जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसी चीज़ को और अच्छे से हम समझेंगे डेप्थ में जा करके जब हम जेनेटिक्स के आगे चैप्टर्स कंसिडर करेंगे। बट यहाँ के आगे के डिस्कशंस तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं ये थोड़ी चीज़ें तुमको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, आइए देखें। तो जो कैपिटल ए है यहाँ पर, या कोई भी जीन, उसका वो अलील जो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा अलील होता है जिससे कोई एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा हो और फिर वो करेक्टर दे पाता है। तो इस अलील को हम लोग बोलते हैं क्या? डोमिनेंट अलील। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और ये वाले को जिससे कोई एंजाइम नहीं बनता है, उस वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। क्या बोलते हैं? रेसेसिव बोलते हैं। ठीक है, अब आइए आपको मैं इसका जीनोटाइप का थोड़ा महत्व, आपको थोड़ा और मतलब इसका एक्सप्रेसिविटी थोड़ा आपको और फील करा देता हूं चीजों को। ठीक है, लेट अस कंसिडर दैट अ प्लांट इज देयर। कंसिडर करो एक प्लांट है, उस प्लांट में एक करेक्टर है हाइट का, है ना, सभी प्लांट में होता है। तो प्लांट में करेक्टर है हाइट का, और हाइट करेक्टर को जो जीन गवर्न कर रहा है, जिस जीन की वजह से ये करेक्टर एक्सप्रेस होता है, मान लेते हैं कि वो जीन है टी। ठीक है, जीन का नाम जब लिखते हैं तो फिर कैपिटल अल्फाबेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं कि हाइट मेरे पास करेक्टर है, तो उसके लिए जो जीन एसोसिएटेड है वो है टी। तो इस टी जीन के, बताइएगा ध्यान से, इस टी जीन के कितने फॉर्म्स अपने पास अवेलेबल होंगे? एक होगा यस कैपिटल टी, और एक होगा स्मॉल टी, है कि नहीं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब कैपिटल टी एक्सप्रेस करता है, यानी जब कैपिटल टी होता है तो कैपिटल टी बनाता है क्या? एंजाइम। और इस एंजाइम के बनने से प्लांट होता है टॉल। ठीक है, प्लांट होता है टॉल। और स्मॉल टी है तो कोई एंजाइम नहीं बनेगा हाइट वाला, तो इसका मतलब हाइट कैसी हो जाएगी? ड्वार्फ, यानी शॉर्ट हाइट हो जाएगी। ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि टी के कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, तो इसी के जैसे 3 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे ना। एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताइए, किसी भी प्लांट में अगर 2 कैपिटल टी है, इसका मतलब कैपिटल टी है तो एंजाइम बनाएगा तो हाइट बढ़ेगी, यानी वो टॉल रहेगा। तो अगर ये जीनोटाइप किसी प्लांट में है तो प्लांट कैसा होगा? टॉल। अगर ये जीनोटाइप है तो हाइट वाला एंजाइम ही नहीं बन पाएगा उसमें, तो इसकी हाइट कैसी रहेगी? ड्वार्फ रहेगी। अब आप फंस रहे हैं इसमें, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो भाई स्मॉल वाला तो वैसे ही कोई एंजाइम नहीं बनाता है, लेकिन कैपिटल वाला भी है ना उसके पास, तो कैपिटल वाला होने की वजह से उसमें एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो हाइट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, तो ये टॉल ही होगा। समझे? तो इस तरह से अपने पास हमने थोड़ी नॉलेज एक्युमुलेट कर ली जीन की, अलील्स की और जीनोटाइप की, है ना। अब देखो, जब भी 2 सेम अलील एक जीनोटाइप में हो ना, ये यहां पे दोनों कैपिटल हैं, यहां पे दोनों स्मॉल हैं, तो कभी भी अगर 2 सेम टाइप के अलील्स एक ही जीनोटाइप में आए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको? होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? है ना। तो कभी भी अगर दोनों ही अलील्स जो एक जीनोटाइप में प्रेजेंट हैं, दोनों अलील्स अगर सेम टाइप के हैं तो कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, और अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, 2 डिफरेंट टाइप के अलील्स प्रेजेंट हैं एक जीनोटाइप में, then that condition is called as, yes you guessed it, very very correct, heterozygous। ठीक है, तो अपने लिए आज की जेनेटिक्स इतनी है अभी के लिए, है ना। अब वापस आते हैं और देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का सेकेंड एडवांटेज क्या होता है। तो सेकेंड एडवांटेज होता है कि इट हेल्प इन promoting
होमोजाइगोसिटी इन जीनोटाइप, ठीक है, ये होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर? यानी अगर ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन किया जाएगा तो इस तरीके के जीनोटाइप्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ। देन तो इतना बताने के लिए मैंने तुमको इतनी सारी चीजें बताई जिससे ये स्टेटमेंट तुमको याद नहीं करना पड़े, एक्चुअली में थोड़ा तुम उसको पास से जाके फील करके आ पाओ, है ना? अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है ना? ना ही हवा रिक्वायर है, ना ही पानी रिक्वायर है, और ना ही कोई बायोटिक एजेंट रिक्वायर्ड है। तो इसलिए इसका जो फ्लावर होगा उसे किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना? तो एज नो एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इसलिए इसको जरूरत नहीं पड़ती है, देयर इज नो नीड फॉर ओडर डेवलपमेंट। ओडर डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी को खुशबू से रिझाओ, अपनी तरफ बुलाओ, ठीक है। ना ही शोवी या कलरफुल पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कलरफुल बन करके किसी को बुलाओ, अपनी तरफ दिखाओ, वो भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही नेक्टर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना ही नेक्टर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो नेक्टर प्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक। तो एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर नहीं है, इसलिए ना ही उसको ओडर बनाना है, ना ही कलरफुल पार्ट्स बनाने, ना ही नेक्टर बनाना है। तो इन सब में लगने वाली एनर्जी क्या है, उसकी बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, ठीक है। तो हेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। अदरवाइज इन सबको बनाने में एनर्जी लगती भाई, तो एनर्जी उसकी कंजर्व हो रही है। अब आओ नेक्स्ट, इसका बेनिफिट देखो, तुम बताता हूं तुमको। तो इसका अगला बेनिफिट, इसका अगला बेनिफिट ये है कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे गिर रहा है। और जब हम पढ़ रहे थे कि डिवाइसेस विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, तो ऐसा भी पढ़ रहे थे कि उनकी पोजीशन कुछ ऐसे सेट करी गई है नेचर में, यानी नेचर ने कुछ ऐसी पोजीशन उनकी सेट करी है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में गिरना, उसी के स्टिग्मा में गिरना लगभग तय माना जाता है कि नहीं। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, और पॉलन का बहुत यहां पे वेस्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट मच pollen grain production is required, ठीक है। और साथ में pollen वेस्टेज भी बहुत कम होता है यहां पे, है ना। as well as pollen wastage is minimum,
ठीक है। और दूसरा ये मान लो, नेक्स्ट ये मान लो मतलब कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंस नहीं है ना इन लोगों के पास, जो भी फ्लावर्स जो भी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं यार वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। उनका खुद का पॉलिनेट उनके स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा और ये करने ही वाला है। कोई एक्सटर्नल बायोटिक एजेंट कोई एक्सटर्नल एबायोटिक एजेंट कुछ भी रिक्वायर नहीं है इनके लिए। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये श्योर शॉर्ट इवेंट रहता है ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे कोई ऐसा दो राहें नहीं है कि ये एजेंट नहीं आया तो इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको काफ़ी सेफ माना जाता है और ये एश्योर माना जाता है कि अगर इससे पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर सीड बन जाता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट कैन बी कंसिडर्ड as safest and sure shot mechanism। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि कई प्लांट जिनमें कई बार क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होकर अगली जनरेशन आ जाती है और इसे हम क्या बोलते हैं, फेल सेफ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो भाई ये फेल सेफ भी है, फेल सेफ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पर इतने इसके हमने एडवांटेज देखे, तो हम इतने अच्छे से इसके एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, मैं तुमको इतना अच्छे तरीके से इसके बारे में प्रशंसा सब किए जा रहा हूं, तो क्या इसका कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है? नहीं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, और अभी हम उसी डिसएडवांटेजेस को यहाँ पे टैकल करेंगे, देखेंगे कौन कौन से हैं। लेट्स सी। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहला कि भाई वेरिएशन, हालांकि उन प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं जो प्लांट्स एकदम सुपीरियर कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर कई सारे इन्फीरियर कैरेक्टर्स हैं, अच्छे कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो उन प्लांट्स के लिए अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता गया तो वेरिएशन आने के चांसेस बनते ही नहीं हैं। ठीक है, तो फिर उनकी वो खराब इन्फीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू करती जाएंगी। ठीक है, और नेचर में धीरे धीरे अगर कैरेक्टर सुपीरियर नहीं होंगे, नेचर उनको आगे सेलेक्ट करना बंद कर देगा एंड दे विल गेट एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो वेरिएशंस बहुत जरूरी होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं आ पाते, यानी बहुत कम चांस होता है वेरिएशन आने का। सो लेसर चांसेस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन का चांस बहुत कम है यहां पे। अब दूसरा चीज, एक टर्म मैं यहां पे देता हूं तुम्हारे लिए, जिसे मैं बोलूंगा इनब्रीडिंग। समझना इसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि अगर लगातार जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है, कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो उसके धीरे धीरे जो करेक्टर्स हैं वो काफ़ी डीग्रेड होते चले जाते हैं, ठीक है। और डिग्रेड अगर करेक्टर्स हो गए तो फिर प्लांट किसी काबिल नहीं बचेगा। कौन कौन से करेक्टर डिग्रेड होते हैं, तो देखिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इट इज वी कैन से डिटोरिएशन, ठीक है, डिटोरिएशन इन करेक्टर्स ड्यू टू continuous सेल्फ पॉलिनेशन। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से जो करेक्टर्स में डिटोरिएशन आ रहा है, इंफीरियर होते जा रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं, उसी इफेक्ट को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है इनके साथ कि सीड लेस बनेंगी, कम बनेंगी, सीड फॉर्मेशन कम हो जाएगा। सीड लेस लिख दूंगा तो तुमको दिक्कत ही हो जाएगी, मैं बोल दूंगा सीड फॉर्मेशन, इसमें कमी आ जाएगी। एरो नीचे जा रहा मतलब कमी आ रही है, ठीक है। सीड की क्वालिटी एंड वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब वो कितनी देर तक, कितने दिनों तक वो जिंदा रह सकता है, उसमें भी कमी आ सकती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन और भी कम हो सकता है, ठीक है। और ये एकदम जब अपने चरम पे होता है तो अल्टीमेटली इट मे लीड टू स्टेरिलिटी, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग अगर एकदम बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखा गया तो अल्टीमेटली ये क्या किसको लीड कर सकता है, स्टेरिलिटी को लीड कर सकता है। तो अल्टीमेटली इट मे लीड टू स्टेरिलिटी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर और कोई डिसएडवांटेज देखना हो तो इसी में और लिख सकते हैं कि भाई डिजीज रेजिस्टेंस भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन की हेल्प से, की वजह से, सॉरी हेल्प से कह रहा हूं, डिजीज रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक। और अगर वेरिएशन नहीं है, कुछ भी नया आ ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे जो अडेप्टेशन है वो भी इसमें नहीं हो पाएगा। अडेप्टेशन कैसे होता है, वेरिएशन की वजह से होता है ना, तो अडेप्टेशन की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। अडेप्टेशन कैपेबिलिटी रिड्यूसेस, तो ये सारी चीजें आप यहां पे इसके डिसएडवांटेज में बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हमने अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। क्या एडवांटेज है, यूनिफॉर्म करेक्टर्स आते रहते हैं, कोई अगर करेक्टर अच्छा है तो वो प्लांट में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि वेरिएशन से ये देता नहीं है, ठीक। और होमोजाइगस जीनोटाइप को ये प्रमोट करता है। कोई एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर नहीं है, इसलिए ओडर, शोई, कलरफुल प्लांट्स, नेक्टर प्रोडक्शन, ये सब करने में इसको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये लगभग तय माना जाता है कि उसका पॉलन ग्रेन वहीं पे है उसी फ्लावर में, तो वहीं से निकल के सीधे नीचे स्टिग्मा में गिर जाएगा, ठीक है। इसको सेफ और श्योर शॉट मैकेनिज्म माना गया है। कई कंडीशन में जहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन ना होने की कंडीशन में वो सेल्फ पॉलिनेशन करके
अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फेल सेफ मैकेनिज्म भी इसको माना जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो वेरिएशन के चांसेस है वो बहुत कम है, ठीक है। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस जो ये एक कंडीशन है वो भी इनमें आ सकती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन मीन्स कम हो जाना ना किसी चीज का, और इन ब्रीडिंग मतलब कि विद इन द सेम जीन्स अगर ब्रीडिंग करते रहें। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर अभी देखी हैं। अब आइए देखेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले जो भी एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का वो डिसएडवांटेज बन जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन का। देखना कैसे, तो मैं यहां पहले लिखता हूं डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या डिसएडवांटेज है, देखिए। तो यहां लिखा था हमने पहले जब हम सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज पढ़ रहे थे कि इट हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक। तो यहां पे क्या होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है तो हमारे पास इसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो आता है एक प्लांट में वो किसी दूसरे प्लांट से आ रहा है, सेम स्पीशीज के ही लेकिन दूसरे प्लांट से, मतलब मैंगो का ही होगा पॉलन ग्रेन अगर मैंगो में पॉलिनेशन हो रहा है तो, बट मैंगो के किसी दूसरे प्लांट से। तो उस प्लांट में कोई और अच्छे जीन अगर हैं तो वो इसके पास आ जाएंगे, और खराब जीन है तो वो भी आने के चांस है ना। तो लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो हूबहू अपने पेरेंट के जैसे बनने वाली नहीं है ना। तो इसका मतलब यहां पे वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक। तो एक ही तरह के कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, सेम तरह से जाएंगे, तो ये यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो इट हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ जनरेशन, नहीं। तो यहां पे क्या हो जाता है, a useful character may disappear ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन। तो वेरिएशन हो जाने की वजह से कोई यूजफुल कैरेक्टर भी यहां पे डिसअपियर हो सकता है ना। अब आते हैं सेकंड। तो ये सेकंड वाला जो है ये अभी एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो देखो किस तरह से इसको मैं डिसएडवांटेज बताता हूं क्रॉस पॉलिनेशन में। हेल्प इन प्रमोटिंग होमोजाइगोसिटी, नहीं। तो ये अपने ना ही इसके किसी भी काम का इस जगह पे स्टेटमेंट ये नहीं है। आइए अब दूसरा देखो, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं हम। तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। एज एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड, सो देयर इज अ नीड फॉर ओडर डेवलपमेंट, शोई कलरफुल पार्ट्स, नेक्टर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, यस, एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसके लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। समझ आ रहा है क्या। अब जैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज में पढ़ रहे थे कि ज्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसी फ्लावर के उसी में पॉलन ग्रेन गिरने वाले हैं। लेकिन यहां पर समझिए चीजों को, एक प्लांट यहां पे है, ठीक है, तो दूसरा प्लांट है मान लो 1 किलोमीटर दूर पे। अब इस प्लांट के पॉलन ग्रेन उस प्लांट तक पहुंचने हैं जो 1 किलोमीटर दूर है और हवा में जाने हैं। सोचो क्या होगा। तो इसका मतलब 100% इतना तो समझ में आ रहा है कि जो अपना क्रॉस पॉलिनेशन है वो एक चांस इवेंट है, श्योर शॉट नहीं है भाई। हवा में अगर कोई पॉलन ग्रेन है तो उस हवा को थोड़ी ना पता है कि इस पॉलन ग्रेन को मुझे कहां लेके जाके ड्रॉप करना है। वो तो हवा बह रही है, उसे पॉलन ग्रेन बह रहा है, ठीक है। तो ये एक चांस इवेंट है, जस्ट लाइक वो होता है ना डार्ट बोर्ड, जिसमें ऐसे फेंक के मारते हैं डार्ट को,
ठीक, बुल्स आई हिट करते हैं बेसिकली, जो ब्लैक सा हो रहता है यहाँ से उसमें मारते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि वो जो डार्ट बोर्ड है, ठीक है, वो मेरे से 20 मीटर की दूरी पे लगा है और मुझे यहां से उसे हिट करना है। एक बार में हिट करने का चांस कितना है? बहुत ही कम है कि नहीं? ठीक, लेकिन अगर मुझे 100 चांस दिए जाएं, 100 डार्ट्स दिए गए, अब मेरे को बोलना है उसमें से कोई एक लग जाए, तो ये चांस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा उस बुल्सआई को हिट करने का? ठीक है, और मेरे जीतने का भी चांस बढ़ेगा। यस, ठीक है। तो जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो एक बहुत दूर सी जगह पे कहीं जाना होगा एक पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो ये क्या है? चांस इवेंट है। तो ये चांस बढ़ाने के लिए प्लांट कोशिश करता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाए जाएं एक बार में, ठीक। तो इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन मेनी पॉलन ग्रेन्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग पॉलिनेटेड, ठीक है। तो यहां पे जो एडवांटेज था सेल्फ पॉलिनेशन का, कि ज्यादा पॉलन ग्रेन्स लगते नहीं है, अब यही हो गया डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कि इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है एज इट इज ए चांस इवेंट, ठीक। सो एज क्रॉस पॉलिनेशन is a chance event, so many pollen grains are required, ठीक है, और प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगेन एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो देखो ये सारी चीजें हैं। अब अगला एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का ये था कि ये सेफेस्ट मेथड माना जाता है। तो भाई ये सेफेस्ट और श्योर शॉट माना जाता है, लेकिन जो अपना क्रॉस पॉलिनेशन है इट इज कंप्लीटली अ चांस इवेंट। यहां श्योर नहीं है कि पॉलन ग्रेन अगर निकला है एंथर से तो स्टिग्मा में, अप्रोप्रिएट स्टिग्मा में जाके पहुंचने ही वाला है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पूरी टोटली चांस इवेंट है। तो इट इज कंप्लीटली अ चांस इवेंट, यहां फेल होने के चांसेस हैं, ठीक है। और देखो कभी कभी फेल होता है तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन उसको बचाता भी है, तो ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं किसके? क्रॉस पॉलिनेशन के, और इनको मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में से निकाल के तुमको दे दिया है, समझे। तो अपने पास ना अप्रोच होनी चाहिए, अपने पास कॉमन सेंस, ठीक है। ये अगर मैं लगाऊंगा चीजों में तो बहुत इजीली मैं इन्हें तोड़ के मरोड़ के अपने दिमाग में कैसे भी फिट कर देता हूं तुरंत ही, है ना। तो डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज क्या है भाई क्रॉस पॉलिनेशन का, और डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसे मैं डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के हेल्प से कर रहा हूं। तो पहला लेसर चांसेस ऑफ वेरिएशन, तो यहां पे क्या होगा? वेरिएशन के चांसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। तो वेरिएशन का चांस काफी रहता है, ठीक है। अगर वेरिएशन का चांस ज्यादा है तो नेचर में एक ही प्लांट के बहुत सारे वैरायटी होंगे और उनकी अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि नहीं? यस, ठीक है। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने का जो खतरा होता है वो नहीं होता है इनमें। तो ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन केस ऑफ
क्रॉस पॉलिनेशन कभी नहीं आएगा ये, ठीक है। बल्कि किसी प्लांट में अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है तो ऐसा बोला जाता है कि एक बार उसका क्रॉस पॉलिनेशन करा दो तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर किसी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी रिमूव्ड वाया क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार क्रॉस पॉलिनेशन कराओ उसमें तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर आया भी है तो निकल जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। एक दो और तुमको इसके एडवांटेज में बता देता हूं, इधर ही बता दूं क्या? तो जैसे इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना, एज ए डिसएडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन में, तो इस पे नहीं होता। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। बल्कि और एक बहुत अच्छा चीज बताता हूं कि एक टर्म होता है हाइब्रिड वाइगर, ठीक है, हाइब्रिड वाइगर या हेटेरोसिस। तो ये क्या है? तो अगर कभी क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, दो प्लांट होंगे इसमें इन्वॉल्व, तो हाइब्रिड कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो इसमें जो दो प्लांट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दो प्लांट, एक का पॉलिनेशन आया एक के स्टिग्मा में, और अब बन गया सीड नया प्लांट बनने के लिए। तो अगर ये जो नया प्लांट बना है वो अपने दोनों पेरेंट प्लांट, यानी एक मेल जिससे पॉलिनेशन आया और फीमेल जिसकी स्टिग्मा में आया है, ये दोनों पेरेंट प्लांट से अगर सुपीरियर बन गया क्या ऑफस्प्रिंग इनका, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड वाइगर बोलते हैं। और हाइब्रिड वाइगर आने का चांस बहुत ज्यादा होता है इन क्रॉस पॉलिनेशन, और ऐसा कभी नहीं हो सकता इन सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज हाइब्रिड वाइगर? इट इज कंडीशन वेयर offspring is superior than both of the parent। दोनों पेरेंट से सुपीरियर ऑफस्प्रिंग जब आएगा तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों के ही देखे, ठीक है। अब इसे आप अच्छे से करिए, कॉमन सेंस लगाओ। और भी कुछ एडवांटेजेस आपको लगते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के हैं तो वो सोचो, बताओ मेरे को, ठीक है। लेकिन यहां तक कंप्लीट करो, क्योंकि मेरा जो अगला लेक्चर है वो एक डीपीपी मैं बनाऊंगा, उसका डिस्कशन यहां पे मैं करूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं यहां लेकर आऊंगा, एक एक करके क्वेश्चंस मैं यहां पे तुमको बताता जाऊंगा और उसके आंसर्स अपन डिस्कस यहां पे करेंगे, ठीक है। और मैं जिस तरह की अप्रोच लगाऊंगा वो अप्रोच आप थोड़ा समझिएगा कि मैं कैसी अप्रोच में जा रहा हूं, किस तरीके की यहाँ पे सोच रहा हूं, ठीक है, चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करो, इसके पहले के सभी लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करो, तो मेरा जो नेक्स्ट डीपीपी है वो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।